Hello ninth class, welcome to AG classes and today we are going to start our next chapter work and energy। तो अगर वर्क एंड एनर्जी की बात करें तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे वर्क की डेफिनेशन, किन किन फैक्टर्स पर वर्क डिपेंड करता है, यूनिट क्या होती है, ठीक है, और फिर वर्क डन का कुछ एनालिसिस डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि वर्क की, तो हम डेली लाइफ में कई बार वर्क वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, कहते हैं कि उसने बहुत वर्क कर रहा है या कोई हार्ड वर्क कर रहा है, इस तरह से। बट जो हम डेली लाइफ में वर्क यूज करते हैं और इसमें फिजिक्स में जो वर्क होता है, दोनों डिफर होते हैं, मतलब एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। क्या होते हैं वही हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। जैसे हम अगर डेली लाइफ में बात करें कि कोई स्टूडेंट अपने चेयर टेबल पर बैठकर स्टडी कर रहा है, तो हम कहेंगे कि वो हार्ड वर्क कर रहा है, बट फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो वो कोई वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमने कहा कि ये दोनों वर्क कौन से, जो हम डेली लाइफ में वर्क वर्ड यूज करते हैं और जो फिजिक्स में यूज करेंगे ये वाला वर्ड, कौन सा वर्ड, वर्क, ये दोनों क्या एक दूसरे से डिफरेंट है, ठीक है। तो बात करते हैं अपने फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वर्क होता क्या है, ठीक है। जैसे ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है और ये कोई भी एक सरफेस है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। अब हमने इस पर कोई भी एक फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, इस तरह से इसे फोर्स अप्लाई किया, तो क्या होगा, अगर ये फोर्स एक लिमिट से ज्यादा लगेगा तो ये ब्लॉक आगे की तरफ मूव करने लगेगा। मतलब अगर ये इनिशियली ऐसे था, ठीक है, यहां था, तो क्या होगा, कुछ टाइम के बाद ये यहां पहुंच जाएगा, ठीक है, अगर मैं कंटिन्यूअसली इस पर फोर्स लगाता हूं, ठीक है। तो वर्क को कैसे डिफाइन किया गया, ठीक है, ये फोर्स था और इस पॉइंट से ये पॉइंट, ये क्या हुआ, डिस्प्लेस्ड हो गया। क्या है ये, डिस्प्लेसमेंट मीन। तो वर्क को डिफाइन किया है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर, किसी भी बॉडी पर हम फोर्स लगाते हैं और वो बॉडी या ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो जाता है, तो इसका मतलब हमने कोई वर्क किया, ठीक है, मीन्स उस ऑब्जेक्ट पर इस फोर्स ने कुछ वर्क किया। अब हो सकता है कि ये फोर्स हम अप्लाई कर रहे हो सकता है कि कोई और मशीन अप्लाई कर रही हो, ठीक है, बट बेसिक क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट कि फोर्स अप्लाई हुआ और बॉडी डिस्प्लेस हुई, तभी वर्क हुआ। अब क्या हुआ, एक और ऑब्जेक्ट लिया हमने, ठीक है, ये बहुत हैवी ऑब्जेक्ट था, ठीक है, क्या था ये, बहुत हैवी ऑब्जेक्ट था। अब इस पर मैंने फोर्स लगाया और इसमें डिस्प्लेसमेंट कुछ भी नहीं हुआ, मीन डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, जीरो। तो मैं ये क्या कहूंगा कि इस केस में कोई भी वर्क नहीं हुआ, वर्क क्या था, जीरो था, और इसमें कुछ ना कुछ वर्क हुआ है। अब वो अभी देखेंगे कितना हुआ, बट कुछ वर्क हुआ। तो वर्क के बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको समझना है क्या, कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया और उस फोर्स ने उस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर दिया, तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ वर्क हुआ है। और अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो कोई भी वर्क नहीं हुआ। जैसे ये बोर्ड है, अब मैं इस बोर्ड पर फोर्स लगा रहा हूं, फोर्स लगाता जा रहा हूं, लगाता जा रहा हूं, बट ये तो डिस्प्लेस हो ही नहीं रहा, ठीक है, मतलब पूरी की पूरी दीवार है, मैं दीवार पे कितना भी फोर्स लगाता रहूं, कितना भी फोर्स लगाऊं, तो मैं तो, मेरे अकेले के बस की नहीं है कि मैं उस दीवार को गिरा दूं या उस दीवार में कुछ भी डिस्प्लेसमेंट ला दूं, वो दीवार की पोजीशन थोड़ी चेंज कर दूं, शिफ्ट कर दूं। तो मतलब फोर्स तो मैं लगा रहा हूं, अगर मैं अपने आप को देखूं तो हो सकता है कि मेरे मन में आए कि मैं बहुत वर्क कर रहा हूं, लेकिन फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, अगर हम साइंस में बात करें तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, इसका मतलब वर्क डन जीरो, ठीक है। आई होप इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क भी जीरो है, और अगर कुछ भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो मतलब वर्क हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा था कि जैसे अगर मैं पूरे दिन बैठकर एक चेयर पर पढ़ता रहूं, स्टडी करता रहूं, बट घर वाले क्या कहेंगे कि लड़का बहुत मेहनत कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है, बट मैं जो पढ़ रहा हूँ मुझे पता है साइंस के टर्म्स में मैं कुछ भी वर्क नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि मेरे में कोई डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा, ठीक है। तो बस अभी आपको इतना समझना है वर्क के बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं कि डेफिनेशन, वर्क को डिफाइन कैसे किया गया। वर्क को डिफाइन किया गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये हटा दें। अब इसके डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन क्या है, मतलब फोर्स को, सॉरी, वर्क को कैसे डिफाइन किया गया, वर्क को डिफाइन किया गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स,
ठीक है, जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मैं प्रोडक्ट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, वर्क मिलेगा। ठीक है, तो वर्क को कैसे डिफाइन किया गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एंड डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो उसे हम कहेंगे वर्क। ठीक है, इन शॉर्ट अगर मुझे इसका फॉर्मूला लिखना है तो W इक्वल टू F इंटू एस, ये मेरा वर्क का फॉर्मूला है। ठीक है, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। ओके, या ये कह सकते हो वर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, एंड द डिस्प्लेसमेंट अकर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये था हमारा वर्क। ठीक है, बहुत ही बेसिक वर्ड्स में, बेसिक लैंग्वेज में, बेसिक कॉन्सेप्ट्स अभी हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था। अब अगर बात करें हम, फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, तो मैंने वेक्टर का साइन लगा दिया इस पर। डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब मैं अगर पूछूं कि वर्क स्केलर है या वेक्टर, तो ये कैसी फिजिकल क्वांटिटी है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्या याद रखना है कि जो वर्क है ये हमारा स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, याद रखना, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, बट वेक्टर्स का प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है, तो वो क्या आएगा, स्केलर आता है। ठीक है, और अगर यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट होता, मुझे पता है कि 9th क्लास में हमने इतना नहीं पढ़ा, बट शॉर्ट में बता रहा हूं कि कभी भी वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होता है तो स्केलर क्वांटिटी मिलती है, और वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, मतलब अगर मैं यहाँ पर क्रॉस साइन करता, मल्टीप्लाई वाला साइन यूज करता, तो ये वेक्टर मिलती है। ठीक है, तो वर्क को डिफाइन ही इस तरह से किया गया है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। और जो हमें वर्क मिलेगा, बस आपको ये याद रखना है कि वर्क कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। मींस फिजिकल कैसी क्वांटिटी है, कैसी फिजिकल क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, स्केलर क्वांटिटी का क्या मतलब है कि सिर्फ हमें इसमें मैग्नीट्यूड की जरूरत होगी। ठीक है, अगर हमें वर्क को डिफाइन करना है तो हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होगी, मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होगी, डायरेक्शन की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक है, ये अब बात करते हैं कि जो हमारा वर्क है वो किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो हमें पता है किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, दो फैक्टर्स पर, किस किस पर, फोर्स पर, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट पर। डिस्प्लेसमेंट पर कहो या ये कहो कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मतलब जैसे अपने यहाँ पर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ये है, ये अगर डिस्प्लेस हो रहा है तो मतलब आपका वर्क हो रहा है। ठीक है, तो फैक्टर्स क्या क्या है, दो फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है, फोर्स पर और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, या हम डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा साफ कर दें, फिर हम बात करते हैं यूनिट्स की, कि वर्क की यूनिट क्या होती है। ये हटा देते हैं। ठीक है, तो हम बात करें वर्क की यूनिट की। ठीक है, तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, मीटर। न्यूटन इंटू मीटर किसकी यूनिट हो गई है, वर्क की। ठीक है, तो वर्क की क्या यूनिट हो गई, न्यूटन इंटू मीटर, या न्यूटन मीटर को एक नाम से और जाना जाता है, किससे, 1 न्यूटन मीटर इक्वल्स टू 1 जूल। ठीक है, ये हमारी एसआई यूनिट है। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम में जो फॉलो होती है वो यूनिट्स हमारी क्या, वर्क की एसआई यूनिट है 1 न्यूटन मीटर या 1 जूल, एक ही बात है। ठीक है, अच्छा ये तो थी हमारी एसआई। सीजीएस क्या होगी। ठीक है, अगर हम सीजीएस की बात करें तो न्यूटन की क्या होती है सीजीएस यूनिट, डाइन, मतलब फोर्स की सीजीएस यूनिट क्या होती है, डाइन, और मीटर की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, सेंटीमीटर। और हम ये कहेंगे जो 1 डाइन सेंटीमीटर होता है वो और किस नाम से जाना जाता है, तो उसे जाना जाता है अर्ग, ERG, अर्ग। मींस वर्क की सीजीएस यूनिट होगी अर्ग, ऐसा यूनिट होगी जूल। ठीक है, ये याद रखना है हमें, जूल और अर्ग। ठीक है, अगर कोई भी पूछता है कि वर्क की यूनिट क्या होगी तो आपको दो यूनिट बतानी है, एक तो ऐसा यूनिट हो गई जूल, और सीजीएस यूनिट हो गई अर्ग। अब अर्ग और जूल में कुछ रिलेशन है क्या। ठीक है, अगर मैं कहूं कि जूल और अर्ग में कोई रिलेशन है तो आप बताओ कि 1 जूल इक्वल टू कितने अर्ग हो सकता है। ठीक है, तो 1 जूल इक्वल टू होता है
10⁻7 अर्ग। ठीक है, हो सकता है कि यूनिट आपने पहली बार सुनी हो बट आपको याद रखनी है। ठीक है, और ये रिलेशन भी याद रखना है, क्या 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। ठीक है, तो ये रिलेशन आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये हुई हमारी यूनिट्स की बात। ठीक है, तो बस आपको ये यूनिट में ये याद रखनी है। ठीक है, तो फिर से हम साफ करते हैं और देखते हैं वर्क डन एनालिसिस। यस, वर्क डन एनालिसिस। ठीक है, अब पहला है वर्क डन बाय फोर्स। वर्क डन बाय ए फोर्स। ठीक है, तो ये तो हम देख चुके हैं, जो हमने फार्मूला अपना इसी से डिस्कस किया था क्या, कि ये कोई भी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इस पर F फोर्स लग रहा है। ठीक है, फोर्स लग रहा है तो वर्क कितना होगा, और मैंने कह दिया कि इसने इस बॉडी को S डिस्प्लेस कर दिया, तो वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब सेकंड, वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स, मतलब वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स, इसका क्या मतलब हुआ, वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स। कभी ऐसा हो क्या कि आप फोर्स लगा रहे हैं इधर और बॉडी डिस्प्लेस हो रही है इधर। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है इधर और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, तो जो हमारा वर्क होगा वो क्या होगा, माइनस F इंटू एस, नेगेटिव ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव है। अगर कभी भी वर्क डन नेगेटिव आए या वर्क डन नेगेटिव दिया हो तो आप समझ जाओ कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपोजिट है। अच्छा, तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि फोर्स इधर लग रहा हो और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा हो? बिल्कुल हो सकता है। किस केस में, देखो ये कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक है, इस पर अगर मैं कहूं कि डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है तो फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, फ्रिक्शन तो यहां लग रहा होगा ना, पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि फ्रिक्शन मोशन की डायरेक्शन के अपोजिट लगता है, तो फ्रिक्शन लग रहा है इधर, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर। तो इस केस में जो वर्क डन होगा वो हमारा कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो ये केस आपको याद रखना है। पहला पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। नेगेटिव, नेगेटिव मतलब फोर्स जिस डायरेक्शन में उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। अब देखते हैं वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। ठीक है, ये क्या मतलब हुआ, वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी, इसका ये समझते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्या, कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो ग्राउंड लेवल पर रखा हुआ है, अगर मैं इसे h लेवल हाइट पर ले जाऊं तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा। तो इस तरह से जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकल मोशन कराते हैं, ठीक है, वर्टिकल मोशन कराते हैं, तब हम बात करते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटी और वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जाऊंगा तो कहूंगा वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, और अगर किसी ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर से नीचे लेके जाऊंगा, h हाइट नीचे डिस्प्लेस कराऊंगा, तो मेरा हो जाएगा वर्क डन बाय ग्रेविटी। ओके, तो इस केस में तो ऑब्जेक्ट हो सकता है अपने आप ही नीचे आ जाए, तो इसलिए हम कह देंगे वर्क डन बाय ग्रेविटी, और इस केस में हमें जबरदस्ती ऊपर लेके जाना पड़ेगा, तो उसे हम कहेंगे वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। तो अगर हम बात करें, ऑब्जेक्ट है, ग्रेविटेशन चैप्टर में हमने पढ़ा था कि इस पर फोर्स किधर लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा नीचे। कितना लग रहा होगा, mg, और mg क्या होगा, वेट होगा। ठीक है, वेट को भी तो हम फोर्स कहते हैं, और इस केस में भी mg नीचे की तरफ लग रहा होगा, मैं यहां दिखा देता हूं mg। ठीक है, तो इस केस के लिए वर्क डन देखते हैं और इस केस के लिए वर्क डन देखते हैं। ठीक है, तो इसे फर्स्ट केस और इसे सेकंड केस, तो इसे साफ कर देते हैं, फिर इधर लिखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट केस देखते हैं। फर्स्ट केस में W1 कितना होगा, ठीक है, इसे W1 कह देते हैं, इसे W2 कह देते हैं। तो देखो mg लग रहा है नीचे
ठीक है, ये देखो फोर्स, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना है mg, ठीक है, या मैं ये भी कह सकता हूं w इंटू एस, w क्या है फोर्स या वेट, s क्या है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो वेट कितना था इसका mg, या फोर्स कितना लग रहा था mg, और ये फोर्स कौन लगा रहा होगा, अर्थ लगा होगा, और डिस्प्लेसमेंट हुआ h। ओके, अब देखो mg नीचे h ऊपर, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट, तो ये क्या आएगा माइनस mgh। ओके, अब सेकंड केस देखते हैं, जब ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, जब नीचे आ रहा है तो mg भी नीचे h भी नीचे, तो क्या होगा प्लस mgh। तो ये था हमारा वर्क डन बाय ग्रेविटी और वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो ये तो था हमारा वर्क डन एनालिसिस। और एक लास्ट पॉइंट जो हमें डिस्कस करना है और वो काफी इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, क्या देखते हैं। हमने ये पढ़ लिया कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम हो, अपोजिट हो, ये दो केस पढ़ लिए। कौन कौन से, कि फोर्स भी इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर होगा। एक तो हमने ये पढ़ा, दूसरा हमने पढ़ा कि फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, ठीक है, ये पढ़ लिया। तो इस केस में क्या था पॉजिटिव, इस केस में था नेगेटिव। एक जो हमें और पढ़ना है, ठीक है, दैट इज थर्ड केस, कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर कभी भी 90 डिग्री एंगल बन रहा हो तो क्या होगा। एग्जांपल्स, पहले एग्जांपल की बात करते हैं, फिर देखते हैं कि होगा क्या, ठीक है। जैसे ये आप स्टेशन पे जाते हो, रेलवे स्टेशन, ये कुली है, कुली क्या करता है, अपने सर पर वेट रख लेता है, ठीक है, आपका सामान उठाता है, जो भी आपके बैग्स होता है, लगेज होता है, वो अपने सर पर उठा लेता है, ठीक है, और आगे की तरफ बढ़ने लगता है, ठीक है। ये कुली था, कुली ने क्या किया, अपने सर पर बहुत सारा वेट रख लिया और वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, ठीक है, और मैं इस वेट की बात कर रहा हूं जिसने अपने सर पर रख रखा है, उस पर फोर्स लग रहा होगा नीचे, ठीक है ना। फोर्स कहां लग रहा होगा, उसका वेट लग रहा होगा उसके सर पर, अर्थ की तरफ, सेंटर की तरफ, तो वो होगा mg। डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, ठीक है। तो इस केस में फोर्स लग रहा है इधर और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, तो इसके बीच में बन रहा है 90 डिग्री। इस केस में जो वर्क डन होता है वो होता है 0। मींस कभी भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री एंगल बनेगा तो वर्क डन कितना होगा, 0, ठीक है। और समझो इसी बात को, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पर, कोई भी ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहा है, तब उस केस में क्या हो सकता है, ये पार्टिकल है और ये इस पाथ पर अपना सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, ये इसका सेंटर है, ठीक है। तो इस पर फोर्स किधर लग रहा होगा, इधर की तरफ। कौन सा फोर्स लग रहा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा। और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा होगा, या इसका जो एक्सेलरेशन वेक्टर होगा या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो होगा इस तरफ। तो इस केस में भी कितना एंगल बन रहा होगा, 90 डिग्री, ठीक है। तो इस केस में जो भी वर्क होगा वो क्या होगा, 0 जूल या 0 न्यूटन मीटर, ठीक है। ये वर्क डन की यूनिट है जूल। तो इसलिए हम कह देंगे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर है, ठीक है, और वो मोशन कर रहा है तो भी वर्क कितना हो रहा होगा, 0। जैसे हमारी अर्थ रोटेट कर रही है, ठीक है, घूम रही है ना सन के चारों तरफ, तो कितना वर्क कर रही है, 0 वर्क कर रही है, ठीक है। या इसको एक तरह से और समझो, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट ने सर्कुलर मोशन किया और ये वापस इसी पॉइंट पर आ गया, यहां से स्टार्ट किया और वापस यहीं आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0, तो वर्क कितना हुआ, 0, ठीक है। बट अगर मैं ये कहता कि ऑब्जेक्ट यहां से चला और यहां पर आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, तब भी वर्क डन क्या 0 होगा, नहीं होगा, बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि हर पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स इधर, ये वाला पॉइंट ले लो, डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स इधर, हर पॉइंट पर जितने भी पॉइंट्स होंगे इस सर्कुलर पाथ पर एंगल कितना बन रहा होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री। और हमें याद रखना है कि ये वर्क होता है 0 कब, जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 0 होता है, ठीक है। अब एक दो मिनट और डिस्कस कर लेते हैं कि ऐसा क्यों, वो लेकिन सिलेबस में नहीं है हमारे, फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि मुझे पता है कि बहुत से स्टूडेंट्स के मन में डाउट आएगा ऐसा क्यों, ठीक है। देखो हमने सिर्फ 3 केस पढ़े, कौन कौन से, दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। सेकंड केस पढ़ा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। तीसरा केस पढ़ा कि दोनों 90 डिग्री पर लग रहे हैं,
ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं कि ना तो वो 0 डिग्री पे लग रहे हैं, ना 180 पे लग रहे हैं, ना 90 पे लग रहे हैं। ठीक है, मींस ना ही वो सेम डायरेक्शन में, ना अपोजिट डायरेक्शन में, ना ही 90 डिग्री में। तो कैसे लग रहे हैं देखते हैं। ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस पे फोर्स लग रहा है ऐसे। ठीक है, अब अगर आप इसे ऐसे खींचोगे तो डिस्प्लेसमेंट किधर होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा इधर। ठीक है, थोड़ा सा इधर होगा ना। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आपको इसे उठाना नहीं है, सिर्फ आपको इसको स्लाइड कराना है, खींचना है। ठीक है, तो आप अगर ऐसे भी खींचोगे तो इधर जाएगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर और फोर्स लग रहा है इधर, तो मतलब इनके बीच में डिस्प्लेसमेंट इधर, इनके बीच में कहो कि थीटा एंगल बन। तो जो वर्क डन है वो डिफाइन किया गया F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा क्या चीज है? यह है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन कॉस एंड टेन। और तो 9th सीबीएसई में ये है नहीं, सिलेबस में मतलब मैथ्स में है नहीं, तो इसलिए ये फॉर्मूला पढ़ाया नहीं जाता। बट आईसीएसई बोर्ड की बात करें तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री 9th में आ जाती है, बेसिक आ जाता है। तो इसलिए अगर आईसीएसई बोर्ड में वर्क डन पढ़ाया जाता है तो वो ये पढ़ाया जाता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कोसाइन ऑफ थीटा। मींस जो इनके बीच में एंगल बन रहा होगा वो एंगल का कॉस हम लेते हैं। तो ये कॉस थीटा पर भी डिपेंड करता है वर्क डन, लेकिन हमारे सीबीएसई में सिलेबस में नहीं है तो इसलिए हमने ये नहीं पढ़ा। तो कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। ठीक है, मतलब cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो ये एंगल अगर कभी भी 90 डिग्री हो जाता है कि फोर्स ऐसे डिस्प्लेसमेंट ऐसे, तो cos 90 की वैल्यू हो जाती है 0। तो ये टोटल क्वांटिटी हमारी तब हो जाती है 0। ठीक है, तो इतना हमें डिटेल में नहीं जाना, बस अभी इतना पढ़ना है कि जब भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और फोर्स वेक्टर के बीच में 90 डिग्री एंगल बनेगा तो वर्क डन हमारा होगा 0। तो ये था सब वर्क के बारे में। ठीक है, आई होप कुछ तो क्लियर हुआ होगा। अब आप अपनी कोई सी भी एक रेफरेंस बुक उठाइए और उससे वर्क को पढ़िए। ठीक है, तो आपको 100% क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे पावर। ओके, थैंक यू।